Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today we will discuss important MCQs on research aptitude. As you know, this is second unit in your UGC NET exam for paper 1. So let's start it. And here your first question is, a research is, एक research क्या होती है? सी रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च मीन्स री एंड सर्च. जो चीज़ पहले सर्च हो चुकी है उसको फिर से सर्च करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, राइट. तो रिसर्च क्या होती है? एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं हम, डाटा को कलेक्ट करना, फिर मैथोलॉजी अडॉप्ट करना, तो एक सिस्टमेटिकली प्रोसीजर चलता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस क्या कहता है कि रिसर्च क्या है? रिसर्च एक आपका पर्पसफुल और एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, राइट. रिसर्च इज ए पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Now move to next question. All good research aims at. कहता है कि जितनी भी हम गुड रिसर्च करते हैं उसका एक एम क्या होता है? एम ऑब्वियसली जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एक ऐसी रिसर्च करना चाहेंगे जो जनरलाइजेशन को डेवलप करे. इट मीन्स यूनिवर्सल नेचर की हो और थ्योरीज डेवलप करती हो और प्रिंसिपल्स, राइट. तो आपका आंसर क्या जाएगा? डेवलप करना जनरलाइजेशंस, थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्रैंड थ्योरी. ग्रैंड थ्योरी का यहाँ पर क्या मीनिंग है आपसे पूछ रहा है. ग्रैंड थ्योरी मीन्स कि एक ऐसी थ्योरी जो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देती हो, किसी चीज़ का विस्तार में जो है वर्णन करती हो, एक्सप्लेन करती हो, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फेनोमिना इन अ डिसिप्लिन. सो दिस इज कॉल्ड ग्रैंड थ्योरी. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द आइडिया दैट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक ऐसा आइडिया जो ये कहता है कि नॉलेज जो एक्सपीरियंस से आ रही है. इट मीन्स कि आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपने एक नॉलेज गेन की, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकिज्म, राइट. एक्सपीरियंस के बेस पर जब आप नॉलेज एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकिज्म. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्योरी इज डिफाइंड एज. एक थ्योरी को डिफाइन किया जाता है. इट मीन्स कि थ्योरी क्या है? थ्योरी को डिफाइन कैसे किया जा रहा है? सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट. ऐसे स्टेटमेंट जो सिस्टमेटिकली एक दूसरे से रिलेट करती हैं उनका सेट. एंड लॉ लाइक जनरलाइजेशन. सो सी बोथ ए एंड बी. तो ये आपके दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है ये थ्योरी को डिफाइन करते हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू. एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं. एपिस्टेमोलॉजी होता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान पद्धति शास्त्र. इट मीन्स कि नॉलेज एक्वायर कहाँ से हुई है, नॉलेज कहाँ से ली गई है, राइट. तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है. अब आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट. एपिस्टेमोलॉजी आपने समझ लिया तो इसके अकॉर्डिंग अब आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी. एक ऐसा लेवल, एक्सेप्टेबल लेवल नॉलेज का. किसका नॉलेज? एक फील्ड, जिस फील्ड में हम स्टडी कर रहे हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ थ्योरी. थ्योरी के फंक्शंस क्या है? आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए. थ्योरी क्या होती है? जो किसी फेनोमिना को डिस्क्राइब करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, या हम कहें कि उसका जो प्रिडिक्शन करके देती है, राइट, बिहेवियर का. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग द करंट नॉलेज, सही है. मेकिंग प्रिडिक्शन भी कर रही है. एक्सप्लेनिंग फेनोमिना को एक्सप्लेन भी कर रही है. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. तो एक थ्योरी जो ये सारे फंक्शंस करती है, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड थ्योरी. और थ्योरी के यही फंक्शंस होते हैं. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग. आई होप अब तो आप इसे आंसर कर पाएंगे. जो नॉलेज एक्सपीरियंस से गेन की गई है दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकिज्म्स. नेक्स्ट इज इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट्स प्रोमोट साइंटिफिक एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. कहता है कि रिसर्च क्या है? जो साइंटिफिकली और ग्रेजुअली डेवलप करती है नॉलेज को. बट डिस्कवरीज आर रेयर. लेकिन डिस्कवरीज जो है इतनी डेवलप नहीं होती हैं एडवांस लेवल पर. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट. इट मीन्स किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए जो डेप्थ में नॉलेज चाहिए मोस्टली वो लोगों के पास नहीं होती है. दैट्स वाई डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है मेटाफिजिक्स मीन्स. मेटाफिजिक्स होता क्या है? अब मेटाफिजिक्स भी एक
टेक्निकल टर्म है यहाँ। मेटाफिजिक्स का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। सी, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया, इट मीन्स द एरिया ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का ऐसा एरिया जो डील करता है किससे, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रुथ और नॉलेज, जो ट्रुथ के बारे में, नॉलेज के बारे में जो है डील करता है, राइट। फिलोसफी का ऐसा एरिया। तो अब मेटाफिजिक्स का मीन क्या होगा कि एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर कर रहा है किसको, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। रियलिटी को जब एक्सप्लोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। So B is your correct answer. Now move to next question. Which of the following statement is not correct? अब क्या कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। सी, रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल रीड पर्सन। क्या कहता है, रिसर्चर जो है एक वेल रीड पर्सन होना चाहिए ऑब्वियसली। रिसर्चर गिव बर्थ टू अनदर रिसर्च। एक रिसर्च जो होती है वो जन्म देती है दूसरी रिसर्च को। इट मीन्स एक रिसर्च की जाती है तो फर्दर कोई और उसके ऊपर रिसर्च करता है जो रिसर्च पहले से की जा चुकी है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। कहता है जो रिसर्चर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ऑब्वियसली जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। अब कहता है कि नोट पूछता है कि इसमें से करेक्ट नहीं है। अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन। एक गुड रिसर्चर वही है जो नाइस पर्सन हो। दिस इज नॉट ट्रू। तो हमारी रिसर्च का जो है किसी के नाइस होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग द स्टैटिकल डाटा। हम सिस्टमेटिकली इवेल्यूट कर रहे हैं स्टैटिकल डाटा को बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, जो बेस्ड है रिजल्ट्स पे। किसके रिजल्ट्स पर, रिजल्ट्स ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ द सेम प्रॉब्लम। इट मीन्स कि कोई एक प्रॉब्लम थी जो कुछ लोगों की सेम प्रॉब्लम थी, हमने उन सब से डाटा अलग अलग डाटा कलेक्ट की, अलग अलग स्टडी की, इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स निकाले। इट मीन्स कि किसी एक के रिजल्ट का इफेक्ट दूसरे के रिजल्ट पर नहीं पड़ रहा था। अलग अलग पर्सनस के जो है अलग अलग डाटा कलेक्ट किए गए, इंडिपेंडेंट स्टडी की गई सेम प्रॉब्लम की, और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट निकाले गए तो हम उसे क्या कहेंगे। सी, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मेटा एनालिसिस किया जाता है। मेटा एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक होती है। मेटा एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिकल टेक्निक होती है। स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक होती है जो कंबाइन करती है रिजल्ट्स, किसके रिजल्ट्स को, मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ को, और एड्रेसिंग द सेम प्रॉब्लम। इट मीन्स सेम प्रॉब्लम को लेकर डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ की जाती हैं और उनके रिजल्ट्स को जो कंबाइन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर ये भी क्या कह रहा है कि एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक वे से स्टैटिकल डाटा को इवेल्यूट किया गया, और जो इवेल्यूट किया गया सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज़ को वो सेम प्रॉब्लम पर थे। सो दैट इज़ कॉल्ड मेटा एनालिसिस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज मेनली इवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। कहते हैं रिसर्च की जो क्वालिटी है, रिसर्च स्टडी जो की जाती है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी मेनली इवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर उसे इवेल्यूएट किया जाता है, राइट। सी, द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड, द रिगोरियस विद विच इट वॉज कंडक्टेड। सी, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देखा जाएगा कि वो रिसर्च कितना केयरफुली किया गया है। तो बेसिकली यही उसका जो बेस होता है इवेल्यूएट करने का। तो यहाँ कर क्या कहता है कि द रिगोरियस विद विच इट वॉज कंडक्टेड। रिगोरियस मीन्स केयरफुली, कितना केयरफुली उस रिसर्च को कंडक्ट किया गया। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। किसी रिसर्च की क्वालिटी जो है वो जज की जाती है, किसके द्वारा जज की जाती है, बाय द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च। रिसर्च कंडक्ट करते समय कौन सी मेथड को अडॉप्ट किया गया, राइट। मेथड होता है अलग और मेथोडोलॉजी होती है अलग टर्म। मेथड तो है एक पर्टिकुलर टेक्निक, राइट। मेथड है एक पर्टिकुलर टेक्निक, और मेथोडोलॉजी होती है उस पर्टिकुलर टेक्निक जो लगाई गई, उस मेथड को कहते हैं मेथोडोलॉजी जो हमने अडॉप्ट की। सो मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, और इसी के बेस पर हम एक रिसर्च की क्वालिटी को जज करते हैं। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। इसमें से पूछता है कि रिसर्चर की क्वालिटी कौन सी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। एक रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है, राइट। अब ऑप्शंस देखें, पहले बी ऑप्शन देखें, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड।
ऑब्वियसली रिसर्चर अलर्ट माइंड का होना चाहिए, कीननेस इन इंक्वायरी करने के लिए उसकी जागरूकता होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, कीननेस होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, आउटस्ट्रिप द एविडेंस का क्या मतलब होता है कि सबूतों को सामने रखना। आउटस्ट्रिप द एविडेंस में सबूतों को सामने रखना। ऑब्वियसली अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सबूत सामने रखने होंगे कि हम किस बेस पर ये रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं। अब ये तीनों ही क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए। अब क्या पूछ रहा है, नोट अ क्वालिटी। अब ये क्या कहता है, यूनिसन विद विच ही इज़ इन रिसर्च। यूनिसन का मतलब होता है हारमोनी, ठीक है। अब हम जब रिसर्च करें तो हमें हारमोनी से क्या लेना देना है। ऑब्वियसली हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, बट रिसर्च में जब रिसर्चर की बात कर रही है तो यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट ये रिसर्च में फॉलो नहीं किया जाता है। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Which of the following is periodically specially meant for publishing research work? Research work जो होता है उसको specially कहाँ publish किया जाता है specifically? Journals में. So C is your correct answer. Next is which of the following options are the main task of research in modern society? Main task क्या रहता है जब हम modern society में research करते हैं? C. To keep pace with the advancement in the knowledge. Knowledge जो है उसके साथ advancement होनी चाहिए knowledge में. Obviously हम जो है हमारी advanced knowledge को हम use करते हैं research में. Discover new things को discover करते हैं. टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, जो अर्लियर राइटिंग्स है इट मीन्स जो पहले जो लिटरेचर्स लिखी गई हैं या लिटरेचर्स हैं या फिर जो रिसर्च है उसके ऊपर कटाक्ष करना, क्या ये हमारा मेन टास्क है? नहीं, ये हमारा मेन टास्क नहीं है। टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बायसनेस नहीं होनी चाहिए, राइट, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपका फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो है ए जाएगा। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। थ्योरी को डिफाइन कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, तो आपको बताने हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ थ्योरी। An organized body of concepts and principles intended to explain a particular phenomena. Obviously, एक particular phenomena को explain करती है theory. Tentative explanation that new data either support or do not support. और हमें ये भी बताती है कि either data support कर रहा है या नहीं, और या फिर थर्ड ऑप्शन कहता है apt to drive फर्दर रिसर्च, या फिर फर्दर रिसर्च करती है थ्योरी, राइट। और इन तीनों में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर फेनोमेना। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। रिसर्च किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ऑब्वियसली उसी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी जिसके पास थिंकिंग होगा और रीजनिंग एबिलिटी होगा। सो research can be conducted by person who possess thinking and reasoning ability. So C is your correct answer. Now move to next question. The best quality of researcher is. एक researcher की best quality क्या होती है? वो curiosity होनी चाहिए, उसमें ability होनी चाहिए, active imagination होनी चाहिए, all of the above. So D is your correct answer. ये तीनों ही जो qualities हैं उसमें होनी चाहिए. Next is the result of building up information from pieces of information is known as. क्या कहता है कि हम जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन के स्मॉल पीसेस हैं उनको कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन एक लार्ज इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, राइट। स्मॉल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस करना, यानी कि जोड़ देना। सो सिंथेसिस बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The result of setting out a reasoned argument in steps is known as. क्या कहता है कि हम रिजल्ट निकाल रहे हैं कहाँ से? ऑफ सेटिंग आउट अ रीजनड आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो रीजनड है, रीजनड आर्ग्यूमेंट इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली अगर हम कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं और एक उसका उस आर्ग्यूमेंट का कोई रीज़न दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम वो क्या कर रहे हैं? उसका इवेल्यूशन कर रहे हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। रिसर्चर से जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि वो जनरेट करे न्यू प्रिंसिपल्स को और न्यू थ्योरीज को। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या होता है? अब पहले हम ये समझते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है. इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज होती है, इट मीन्स कि एक ऐसी स्टडी जिसमें कंबाइन करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा अकेडमिक डिसिप्लिन्स को इनटू वन एक्टिविटी. इट मीन्स कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और या फिर ये कहीं सोशोलॉजी को इन्वॉल्व करें, और हम साइकोलॉजी डिसिप्लिन को इन्वॉल्व करें. इट मीन्स दो या दो से ज़्यादा जो डिसिप्लिन्स हम इन्वॉल्व करते हैं उसको एक कॉमन एक्टिविटी में इंक्लूड कर रहे हैं, राइट. इट मीन्स कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. बाउंड्रीज से बाहर जाकर सोचना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. और यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी का मेन आपका एम क्या रहता है? ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी. So A is your correct answer. Now next question is, which of the one of the essential characteristic of research is? Research का essential characteristics क्या होता है? Obviously generalizability. It means कि universal की बात करते हैं. So B is your correct answer. The depth of any research can be judged by. किसी रिसर्च के डेप्थ को हम जज कर रहे हैं तो हम उसको किसके द्वारा जज करेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. किसी रिसर्च का आप ऑब्जेक्टिव जान लीजिए, किसी रिसर्च का एम जान लीजिए, उसका उद्देश्य हमें पता लग जाएगा तो हम ये जान सकते हैं कि वो उस रिसर्च की डेप्थ क्या है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द थ्योरी? थ्योरी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन कौन सी ट्रू है, आपसे ये पूछता है. इट एक्सप्लेन द फेनोमिना इन अ सिंपल मैनर. एक्सप्लेन करता है फेनोमिना को, ऑब्वियसली थ्योरी एक्सप्लेन भी करती है. इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई क्वेश्चंस. अगर कोई थ्योरी डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली वो हमें हमारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी कि ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है. इट कैन बी वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेटरी सिस्टम. ऑब्वियसली एक एक्सप्लेनेशन भी देगा. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्च इज ऑलवेज. रिसर्च की जाती है ऑलवेज. क्या करती है रिसर्च? वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज. ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करती है. ऑब्वियसली कोई नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको सर्च कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं पहले से सर्च की गई नॉलेज को फिर से सर्च करना इज रिसर्च. तो रिसर्च क्या करेगी? ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करेगी, एक्सप्लोर करेगी, न्यू नॉलेज कुछ फर्दर हमें न्यू डेवलप करके देगी. फीलिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज के बीच में जो गैप है उसको फिल करेगी. डी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. जो रिसर्च है ये ऑलवेज ये सारे फंक्शंस करती है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a function of theory? कहता है थ्योरी का क्या फंक्शन है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड. आई होप आप इसे आंसर कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी जनरली डिपेंड्स अपॉन. किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी, इट मीन्स किसी रिसर्च की पॉसिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? किसी रिसर्च स्टडी करना वो किस पर डिपेंड करता है? उसमें जो कॉस्ट लगने वाली है, उसमें जो टाइम लगने वाला है, उसमें जो स्किल्स लगने वाले हैं. एंड इज ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, राइट. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एम्पेरिकिस्ट बिलीव्स दैट. एक एम्पेरिकिस्ट क्या बिलीव करता है? इट मीन्स कि एम्पेरिकिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? सी, हमने पीछे पढ़ा था एम्पेरिकिज्म का मीनिंग. तो एम्पेरिकिस्ट क्या बिलीव करते हैं? वो बिलीव करते हैं कि नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शंस. हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज़ एम्पेरिकिस्ट जो बिलीव करते हैं, ये मानते हैं वो कि हम अपनी सेंसेस को यूज़ करके जो है नॉलेज एक्वायर करते हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन. एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस पर बेस्ड होती है? लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, मैनिपुलेशन, सी बोथ ए एंड बी. सी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है तो इसमें दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं. लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल्स एंड मैनिपुलेशंस. डाटा को मैनिपुलेट भी किया जाता है और सिंगल वेरिएबल का लॉ भी यूज़ किया जाता है. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the position held by positivists as far as acquiring knowledge is concerned? कहता है कि पॉजिटिविस्ट जो हैं क्या मानते हैं जब हम नॉलेज एक्वायर करने की बात करें. सी, आपके रिसर्च में दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. इसके ऊपर लेक्चर जो है अपलोड किया गया है चैनल पर, पहले से ही आप देख सकते हैं. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पॉजिटिविस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो मानकर चलते हैं, असम्पशन उनकी ये रहती है कि हम साइंटिफिकली डाटा को कलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे. इट मीन्स एक साइंटिफिक वे को फॉलो करेंगे,
ठीक है। तो अब रिसर्च में क्या कहता है कि पॉजिटिविस्ट एज फार एज एक्वायरिंग द नॉलेज इज कंसर्न, तो वो क्या कंसर्न करते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च एंड द शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो इट मीन्स वो साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको जो है प्रेफरेंस देते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect is, कहता है एक ऐसी अप्रोच जो ये एज्यूम करके चलती है कि हम सोशल फेनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसी उस फेनोमिना की ऑब्जर्व करके कॉज एंड इफेक्ट्स, किसी भी फेनोमिना के कॉज एंड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके सोशल फेनोमिना, स्पेशली अगर हम सोशल फेनोमिना की बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके कॉज एंड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके। ये कौन सी अप्रोच है जो ये एज्यूम करके चलती है? पॉजिटिविज्म्स। सो पॉजिटिविज्म इज योर करेक्ट आंसर। ये एजम्पशन जो पॉजिटिविज्म में मानी जाती है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटोलॉजी क्वेश्चन इज यूजली अबाउट। एंटोलॉजी क्वेश्चंस क्या होते हैं? इट मीन्स जो एग्जिस्टेंस पर बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवर सेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी। एक्सटर्नल रियलिटी की जब बात करते हैं तो उससे रिलेटेड होते हैं आपके एंटोलॉजिकल क्वेश्चंस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर। एक रिसर्चर की करैक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? सी, इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। अगर कोई रिसर्चर है तो वो परसिस्टेंट तो होना चाहिए ना। परसिस्टेंट मीन्स कि कॉन्टीन्यूसली डूइंग समथिंग, किसी काम को कॉन्टीन्यूसली करते रहना, चाहे वो किसी को सही लगे या गलत, आप अपने काम को कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई रिसर्च हो रही है तो वो एक लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं कि कल कोई रिसर्च की परसों रिजल्ट दे दिया, 2 दिन में कोई रिसर्च नहीं होती आपकी। सो ये परसिस्टेंट क्यों होना चाहिए? स्पेशलिस्ट होना चाहिए रादर दैन जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट होना चाहिए, किसी काम में एक उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन हो। सी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट मीन्स की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो ये भी इसका करैक्टरिस्टिक है। नॉन वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज़। कहता है कि वो वर्सेटाइल नहीं होना चाहिए, तो ये आपका जो है ये गलत है। ऑब्वियसली एक वर्सेटाइल नेचर होना चाहिए रिसर्चर का। सो नोट पूछ रहा आपसे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका आंसर जाएगा? डी। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसिडर वाइल डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज। कहता है कि एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू है जो कंसिडर किया जाता है जब हम डिज़ाइन करते हैं रिसर्च का प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली हम रिसर्च में जो है बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट। जब हम डिज़ाइन करते हैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट को तो उसके अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड अदर सोर्सेज। हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, और हम अपने अदर सोर्सेज को भी, रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं, लाइक उसमें कॉस्ट कितनी आने वाली है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे स्किल्स कौन से यूज़ होने वाले हैं, तो सब कुछ उसके अंदर कंसिडर किया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट में। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 37 MCQs on the research aptitude. I hope ये आपको अच्छे लगे होंगे, and if you like this video, please give thumbs up to this video and also subscribe to my channel. You can also share with your friends. So अगर आप चाहते हैं कि किसी और चैप्टर पे या फिर किसी और टॉपिक पर MCQs बनाए जाएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। So meet you in the next lecture. Thank you very much.